आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह मैं एक ऐसी आज मातृ शक्ति को लेकर आई हूँ, जिनकी जीवनी को सुनकर, जिनकी साहित्यिक यात्रा को सुनकर आपको ऊर्जा मिलेगी और अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। और क्योंकि आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे पे भी कुछ खास होने वाला है। तो चलिए, बिना समय गवाए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती संगीता यादव जी का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। धन्यवाद मुस्कान मैम, सभी को सादर प्रणाम। और मुस्कान दी, इतने सुंदर परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के दिन मुझे ये अनोखा मौका देने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और शुरुआत करती हूँ इसी मदर्स डे के उपलक्ष्य में 4 लाइनें प्रस्तुत करते हुए कि इस दुनिया से जाने के तो बहुत रास्ते हैं, इस दुनिया से जाने के तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन आने का एक तू ही जरिया है। तू जुझारू कोमल हृदय ममता का दरिया है। नमस्कार, मैं संगीता यादव जनपद मऊ से बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापिका के रूप में कंपोजिट विद्यालय काझा नंबर 2 पर कार्यरत हूँ और मुझे गर्व है कि मैं शिक्षिका के तौर पर अपनी सेवा दे रही हूँ। बहुत ही शानदार पंक्तियां और बहुत ही शानदार परिचय। जैसा कि आपने बताया कि आप मऊ से हैं, तो आप मऊ के बारे में कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को दें। अगर हमारे श्रोता मऊ जाते हैं, तो ऐसी कौन-कौन सी स्थल है जो उन्हें घूमनी चाहिए और ऐसी कौन सी व्यंजन है जो उन्हें खानी भी चाहिए? जी। अ, मुस्कान मैम, क्योंकि जनपद मऊ में मेरा जन्म नहीं हुआ है और शिक्षा दीक्षा भी मेरी यहाँ से नहीं है, किंतु जनपद मऊ पिछले 9 वर्षों से मेरी कर्म भूमि रहा है। और जितना मैं इस जगह के बारे में जान पाई हूँ, तो यह शहर साड़ी उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और माना जाता है कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम भी यही तमसा नदी के तट पर था। और यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध 500 साल वर्ष पुराना शीतला धाम मंदिर है और बनदेवी मंदिर है, जहाँ माना जाता है, मान्यता है कि माता सीता ने लव कुश को यहीं जन्म दिया था। यहाँ का बाटी चोखा लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। बहुत ही बेहतरीन। तो बिल्कुल, अगर आप मऊ जाते हैं, तो ये सब जानकारियों को साझा ज़रूर कीजिएगा अपने अन्य साथियों से कि वो भी उस जगह को घूम सके। तो चलिए, अब हम लोग इस खास बातचीत में जानना चाहेंगे संगीता जी, क्योंकि आप एक शिक्षिका भी हैं और एक साहित्यकार भी हैं, तो आपको क्या लगता है, अभी के समय में क्या युवा साहित्य में रुचि रखते हैं या नहीं? दी, मैंने जितना देखा है, मेरे आसपास मैंने किसी युवा की रुचि नहीं देखी है साहित्य में। तो मेरे हिसाब से युवाओं की साहित्य में शून्य के बराबर रुचि है। और इसका पूरा पूरा दोष जितना हमारे समाज को जाता है, उतना ही हमारी मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश सिस्टम को जाता है। क्योंकि लोगों में मान्यता है कि इंग्लिश है तो इंसान के पास बहुत बड़ी जानकारी है, वो पटर-पटर इंग्लिश बोल रहा है, तो काफ़ी ज्ञानी होगा। तो मुझे लगता है कि आजकल जो भी ये सोशल मीडिया है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, यही सब हमारे युवाओं को, हमारे छात्रों को हमारे साहित्य से कोसों दूर रख रहा है। तो जैसे कि आप एक शिक्षिका भी हैं, तो आपका तो ये दायित्व भी बनता है कि बच्चों को साहित्य के प्रति प्रेरणा दें। तो फिर आखिर ऐसा क्या वजह है कि हमारे युवा साहित्य से छूटते जा रहे हैं? वो ऐसा क्या गतिविधि कर रहे हैं? क्योंकि सारे बच्चे आज के टाइम में स्कूल तो ज़रूर जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। तो दोनों जगह के अध्ययनों में ऐसी क्या कमी आ रही है कि आज के युवा साहित्य में नहीं जा पा रहे हैं? दी, ऐसा है कि जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, उन्होंने फिर भी साहित्य को, हमारे साहित्य को बचा के रखा है। लेकिन जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, और कहीं किसी हद तक मुझे लगता है माता-पिता भी इसके दोषी हैं। उनका भी मानना है कि बच्चा हमारा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश जान रहा है, तो सब बढ़िया है और साहित्य की तरफ उन लोगों का कोई रुझान नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि एक शिक्षक के तौर पे भी मैं अपने बच्चों को प्रेरित करती रहती हूँ, कविता लिखने के लिए, वो भी स्वरचित, ठीक है?
तो मुझे लगता है कि सरकारी विद्यालयों ने ही थोड़ा बहुत जो साहित्य बचा हुआ है, वो सरकारी विद्यालयों ने ही बचा के रखा हुआ है। तो आपके अनुसार ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि हमें विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियां करानी चाहिए जिससे बच्चे साहित्य के क्षेत्र में आ सके। तो ऐसी जी, जी। कौन-कौन सी गतिविधि होगी जो बच्चे रुचि लेंगे और उसमें आगे बढ़ सकते हैं? मुझे लगता है कि बच्चों को प्रेरित करना चाहिए हमें स्वरचित कविताएँ, कहानियाँ, जो भी उनकी चीज़ें हैं, उसे अपनी हिंदी भाषा में लिखने के लिए। तो जैसा कि हम लोग बातचीत में अभी बात किए हैं कि अगर इंग्लिश मीडियम की बात की जाए, तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में इसलिए एडमिशन करवाए जाते हैं कि ताकि मेरे बच्चे अंग्रेजी बोल सके, इंग्लिश बोल सके। तो ऐसे में तो उनका हिंदी बिगड़ता ही है और शायद यही वजह है कि बच्चे आजकल हिंदी में सही तरीके से ना लिख पा रहे हैं, ना सही शुद्ध हिंदी बोल पा रहे हैं। जी, बिल्कुल। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, ना तो वो हिंदी लिख पाते हैं, उनकी मात्राओं का ज्ञान बड़ा ही अटपटा-सा होता है, ठीक है? और हिंदी भी उन लोग की बड़ी टूटी-फूटी बोलते हैं। जैसे कि मैं खुद सीबीएसई बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने भी पाया है कि मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर रही है और तो इस तरीके से मैं मेरा मानना यही है कि प्राइवेट सॉरी इंग्लिश मीडियम की वजह से ही हमारा जो भी साहित्य है उसका जो भी नुकसान हो रहा है इंग्लिश मीडियम में ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज को ही हम लोग महत्व दे रहे हैं हमारी हिंदी भाषा को ना देकर। तो फिर मैम आप कैसे साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश ली और आपका पहला अनुभव कैसा रहा? दी ऐसा है कि मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि मुझे लिखने का शौक है। हाँ, मैं मेरी लेखनी उतनी सुंदर नहीं होती है। मैं आम बोलचाल की भाषा का ही अपनी कविता में प्रयोग करती हूँ। लेकिन मुझे पसंद है कुछ भी मैंने जब इस विभाग में शुरुआत हुई थी मेरी, तो हम लोग का एक कानूनी जंग चल रही थी। शिक्षा मित्र वर्सेस हमारे भर्ती की क्या बोलते हैं जो भर्ती थी शिक्षा मित्र वर्सेस टीचर्स चल रहा था। उसी दौरान मैंने कुछ लिखना शुरू किया था और मैं बड़ी प्रसिद्ध हो गई थी उसी दौरान। तो तभी से मैंने पाया कि हाँ, मैं लिख सकती हूँ और मैं कुछ भी छोटा-मोटा ओकेज़न होता है तो मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ और मौका मिलता है तो वो अ, जैसे आपकी एमएस केशरी में भी मेरा प्रकाशित हुआ था, तो और भी प्रकाशन में मुझे मौका मिलता है, तो मैं भेजती हूँ। तो बहुत बेहतरीन है। तो मगर आपकी साहित्यिक यात्रा कहाँ पे शुरू हुई? आपके मायके में या फिर आपके ससुराल में? मेरे ख्याल से मेरे मायके से ही शुरुआत हुई थी। जी। जो भी थोड़ा-मोड़ा लिखना मैंने शुरू किया, मायके से ही शुरू किया और फिर वो एक्सप्लोर होते-होते ससुराल तक पहुँचा। तो मैम आप साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य में किसे प्रेरणा स्रोत मानती हैं और किनकी रचनाओं से आप प्रेरित होकर अपनी रचनाओं को लिखती हैं? जी। ऐसा है कि प्रेरणा स्रोत तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन साहित्य में एक व्यक्तित्व है जो मुझे बहुत आकर्षित करता है और हम उन्हें मॉडर्न मीरा के नाम से भी जानते हैं, महादेवी वर्मा जी को। और क्योंकि इनका व्यक्तित्व मुझे इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि सिर्फ एक ये कुशल कवयित्री ना होकर एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं और इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं कुशल और इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और इनकी एक रचना है मैं हैरान हूँ जो मुझे बेहद पसंद है। स्वप्न से मुझे किसने जगाया, मोल, तो इस तरीके की जो इनकी कविता है मुझे इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षित करता है। ये तो बहुत ही बेहतरीन है। तो इसी बीच हमारे एक श्रोता का निवेदन आ रहा है कि संगीता जी से एक रचना सुना जाए। तो मेरा आग्रह होगा आदरणीय कि आप अपनी एक प्रस्तुति हमारे बीच दें। जी, बहुत-बहुत स्वागत है। जी, क्योंकि हमारा आज मदर्स डे है, तो वही मैंने जो 4 पंक्तियों से शुरू किया था, स्वरचित, इसे मैंने अभी सुबह-सुबह लिखा है। इस दुनिया से जाने के तो बहुत रास्ते हैं, इस दुनिया से जाने के तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन आने का एक तू ही जरिया है, लेकिन आने का एक तू ही जरिया है, तू जुझारू कोमल हृदय ममता का दरिया है, तू बिखर के भी निखरती है, संघर्ष में और संवरती है, तू प्रकृति का वरदान है, तेरी बखान में शब्द कम पड़ जाएं, तू इतनी महान है, तू इतनी महान। बहुत ही शानदार रचना, बहुत ही बेहतरीन आपने शब्दों का चयन किया है
और जिस हिसाब से आप प्रस्तुत करती हैं उसकी क्या ही कहें। तो आज मदर्स डे है और बहुत सारी महिलाओं का ये कहना होता है कि मुझे समय नहीं मिल पाता है और मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। और जैसा कि हम आप सभी को देख रहे हैं कि आप एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आज विराजमान हैं। आप एक शिक्षिका के साथ-साथ एक बहुत ही बेहतरीन माँ हैं और इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छी कवित्री हैं। तो ये विभिन्न क्षेत्र का जो दायित्व है, वो आप कैसे निभाती हैं और कैसे अपना टाइम मैनेज करती हैं? जी, जी। ऐसा है कि मुझे लगता है कि माएँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और जब मैं माँ बनी तो मैंने जाना कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्योंकि मेरा जो बच्चा है जब वो 2 दिन का था तो उसने एक बहुत बड़ी सर्जरी झेली, स्पाइना बाइफिडा के नाम से, स्प्लिट स्पाइन की प्रॉब्लम होती है। तो जब मेरा बच्चा 2 दिन का था उसकी एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई। और उसके बाद मैंने जाना कि मैं इस चीज़ को कैसे क्योंकि मैं पहली बार माँ बनी थी और अंदर बहुत डर था कि मैं ये चीज़ें कैसे कर पाऊँगी। लेकिन मैंने किया, डर-डर के ही सही किया, लेकिन उस डर से मैं फिर उभरी और फिर 1.5 साल बाद मेरे बच्चे ने 2 सर्जरी और फेस की। उसके बाद मैंने पाया कि मैं नहीं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरा बच्चा स्ट्रॉन्ग है और उसकी स्ट्रॉन्गनेस से ही मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। तो मुझे लगता है कि हम माएँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और कुछ भी कर सकती हैं और ये समय-वमय की तो मैं बात बिल्कुल ये सब बहाने होते हैं। मैं एक अपने बच्चे को भी सँभालती हूँ नौकरी भी करती हूँ और अपना घर भी बहुत ऑर्गेनाइज़ तरीके से रखती हूँ। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होने की बात है। अगर आप ऑर्गेनाइज़ रहेंगे, टाइम टेबल से रहेंगे, हर चीज़ डिसिप्लिन्ड रहेंगे, तो आप सब कुछ कर सकती हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि एक लड़की का जीवन शादी से पहले और शादी के बाद और माँ बनने के बाद बहुत जी, परिवर्तित होता है। बिल्कुल पूरी दुनिया ही पलट जाती है, मैं कहूँ तो। तो आपने अभी तक की जो यात्रा की है, इसमें आपको कितने परिवर्तन स्वयं के अंदर देखने को मिली है? देखिए, स्वयं के अंदर तो मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं अपने आप को जान गई कि मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ और किसी भी समय कर सकती हूँ। तो क्योंकि मैं अभी मेरा मेरा बेटा 4 साल का होने वाला है और इन 4 सालों में मैंने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी संघर्ष देखा, लेकिन मैं एक भी दिन उन चीज़ों को लेके बैठ के रोई नहीं और परेशान नहीं हुई। अच्छा परेशान भी हुई तो फिर मैं खुद ही उभरी हूँ उन चीज़ों से, लेकिन मैं रोई नहीं कि ये क्या कर दिया भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने सोचा कि ठीक है, भगवान ने मुझे उस परीक्षा लायक समझा, उन्होंने देखा कि बहुत जुझारू है और यही इसको टैकल कर पाएगी, तो मैं उस चीज़ में लग गई कि ठीक है, भगवान ने जो दिया है एक्सेप्टेंस की बात होती है ये सारी चीज़ें। जब हमने किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो हम बड़े ही खूबसूरती से उसको टैकल भी कर जाएँगे। मतलब भगवान को आजकल वैसे भी कुछ भी घटना होती है तो लोग अपने किस्मत या फिर भगवान को दोष देते हैं। तो वो ना बस, करके आपको अंदर अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाना होगा कि जो भी परिस्थिति है हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तो आप उस वक़्त किस तरह का साहस उनके अंदर पैदा करने का या उन्हें किस तरह से प्रोत्साहित की करती? मैं उनको यही कहना चाहूँगी, प्रोत्साहन देना चाहूँगी कि जीवन ने आपको जो भी दिया है, उसको पूरी पॉज़िटिव तरीके से एक्सेप्ट कीजिए, उसको अपना वरदान मानिए, वो चाहे मुश्किल के रूप में है, चाहे किसी भी चीज़ के रूप में है, उसको वरदान मानिए और उसमें उससे जूझने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाइए। तो संगीता जी, जैसा हम सभी को पता है आप एक बेहतरीन कवित्री हैं। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के जो श्रोता है वो किन विषयों पे कविता या कहानियाँ या फिर बात करें गज़लों की, तो किन विषय पे ज़्यादा आकर्षित होते हैं? जी मैम, बताइए। जी मुझको लगता है कि आजकल के जो युवा हैं, सामाजिक जो गतिविधियाँ चल रही हैं, जैसे कि हमारा अभी भारत-पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इन्हीं सब विषयों पे उन लोग को ज़्यादा कविताओं की रचना पसंद आती है आएगी और क्योंकि मुझको लगता है कि लोगों का रुझान अभी प्रकृति की तरफ ज़्यादा नहीं है।
जबकि लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी रचनाएँ प्रकृति के ऊपर हो, हमारी रचनाएँ हमारी परंपराओं के ऊपर हो, हमारी संस्कृति के ऊपर हो, हमारे कल्चर के ऊपर हो, हमारे हेरिटेज के ऊपर हो। जी। तो इसका मतलब हम जो कवि या कवित्री होती हैं, वो अपने श्रोताओं के अनुसार रचना को लिखते हैं या फिर जी। कवि और कवित्री अपने भावनाओं के अनुसार कविता लिखते हैं? दोनों दोनों ही हम स्थिति सही मान सकते हैं। कभी-कभी हम जैसे हमारे भाव जो चल रहे हैं, हम उन्हें लिखते हैं और कभी-कभी हम लोग अपने श्रोताओं के हिसाब से भी लिखते हैं। जो उन्हें पसंद है, हम उनके हिसाब से लिखते हैं। तो एक कवि या कवित्री जब रचनाओं को लिखते हैं, तो उन्हें किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है? जो हम लोग अपनी रचनाएँ लिखते हैं, तो हमें सबसे पहले तो मेन चीज़ ये रखनी है कि हमारा जो भी समाज में पहुँचे भाव, वो पॉज़िटिव हो, हमारे श्रोता उसे पसंद करें, उसे लागू भी करें अपने जीवन में, अपने आस-पास और तो इन्हीं सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी रचनाओं में। तो संगीता जी, आपको क्या लगता है, जैसा कि आपने बताया कि आज के समय में युवा बहुत कम भागीदारी लेते हैं साहित्य में। क्या इसकी वजह यही है कि आज पुस्तकें भी नहीं बिक पा रही हैं साहित्यकारों की? जी, बिल्कुल, क्योंकि लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। लोग अब जैसे मैं एक शिक्षक के तौर पे बात करूँ, तो मैं काफ़ी समय से सोच रही हूँ कि मैं अपने घर पे एक लाइब्रेरी सेटअप करूँ क्योंकि मेरा जो घर है वो रेंटल है। तो मैंने सोचा कि चलो जब मेरा खुद का घर होगा तो मैं लाइब्रेरी सेटअप करूँ। तो मुझे लगता है कि हर शिक्षक के घर में एक लाइब्रेरी सेटअप ज़रूर होना चाहिए। सिर्फ़ शिक्षक के नहीं, आम जन के भी। और क्योंकि आजकल हम लोग बड़े डिपेंडेबल हो गए हैं गूगल पे, कुछ भी हमें सर्च करना है गूगल कर लिया, कुछ बनाना है गूगल कर लिया, तो पुस्तकें पढ़ने ही छोड़ दी हैं लोगों ने। तो जब पढ़ने ही छोड़ दी है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो बिकनी कम शुरू हो गई हैं और क्योंकि फिर लोगों का रुझान उस तरफ कम है, रुचि कम है, तो इस तरीके से हमको लगता है कि अ, रचनाएँ भी कम हो गई हैं, तो यही वजह है। बिल्कुल। और आज का जिस समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, वो सोशल मीडिया का हो चुका है। तो सारी जी। चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की जा रही है, तो शायद इसकी भी बहुत असर हमें हमारी पुस्तकों पर भी देखने को मिल रही है। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि लाइब्रेरीज़ में भी बहुत सारी पुस्तकें पाई जाती हैं, लेकिन उस लाइब्रेरी में कोई जाके पुस्तक लेके पढ़ने वाला तक नहीं मिल पाता है। और अभी का जो वर्तमान समय चल रहा है, उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज़ तो खुल रही हैं, लेकिन वहाँ पुस्तकें नहीं होती हैं, सिर्फ़ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि कुछ समय के बाद लाइब्रेरी शब्द सिर्फ़ पढ़ने की एक जगह बन जाएगी? वहाँ पे पुस्तकें नहीं मिलेंगी अच्छी-अच्छी? जी, बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ बल्कि मेरे ज़िले में ही मेरे घर के पास में एक लाइब्रेरी है और मैंने उसको हार्डली कभी खुलते हुए देखा है। तो जो कभी खुलती होगी तो उसमें कभी कोई कैसे पहुँचता होगा, जाता होगा या पढ़ता होगा। लेकिन ये बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि भई लाइब्रेरी हमारे आस-पास से गायब हो चुकी होगी, क्योंकि लोगों का रुझान ही नहीं है उस तरफ। लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के एकांत में और अगर लाइब्रेरी है भी, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे हमारे साहित्य या अच्छी पुस्तकें अवेलेबल भी हैं। लोग आजकल सिर्फ़ जो भी हमारा सिलेबस चल रहा है, आप जिस भी कक्षा में एक पर्टिकुलर सिलेबस है, उसी में सीमित होकर रह गए हैं। इतने नंबर लाने हैं और एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर करना है, तो लोगों की जो मानसिकता है बस वहीं तक सीमित है, कि नंबर लाने हैं, सिलेबस कवर करना है, उसके बाद नौकरी पानी है बस। अ, उन लोग को और किसी चीज़ में रुचि या रुझान रहे नहीं। बिल्कुल। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अभी के समय में बस बच्चे को अगर शिक्षा दी जा रही है, तो वो एक रटने वाली शिक्षा कह सकते हैं कि बच्चों इतना रट लो, तुम्हें ये एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, ये एग्ज़ाम निकालना है। मतलब ज्ञान के नाम पे वो शिक्षा नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो किसी नौकरी पाने के लिए शिक्षा ले रहे हैं। तो इसमें आप एक शिक्षिका के रूप में किस तरह से देखती हैं इन बातों को? जी, मुझे लगता है कि हमारा जो एजुकेशन है, वो स्किल बेस्ड होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ़ किताबी ज्ञान ना देके बच्चों को हमें सर्वांगीण विकास करना चाहिए और एक शिक्षक के रूप में हम अपने बच्चे को भली-भाँति पहचानते हैं। तो हाँ, जब हम कक्षा में जाते हैं तो हम शिक्षक के रूप में हमें निखारना चाहिए कि कौन-सा बच्चा कौन-सी स्किल को बहुत अच्छे से कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एकेडमिक में ही अच्छा हो।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेंटिंग अच्छी करते हैं, डांस अच्छा करते हैं, म्यूजिक में अच्छा जाते हैं। और तो मैं यही चाहती हूँ कि शिक्षक उनकी उस स्किल को डेवलप करे और उन्हें ये समझाए कि हम किसी भी चीज की पीक तक अगर जाते हैं तो हम जरूर सफलता पाएंगे। सिर्फ हमारा उद्देश्य बच्चे को आईएएस बनाना और नौकरी दिलवाना ही नहीं होना चाहिए। मेन है उनको एक अच्छा इंसान बनाना। जिस स्किल में वो रुझान रखते हैं, उसको डेवलप करना, उसको निखारना। बिल्कुल, ये तो बहुत ही शानदार आपने बात बताई कि मतलब एक शिक्षक का बस यही दायित्व नहीं होता कि बच्चों को बस शिक्षित कर दिए और चले गए, बल्कि संगीता जी जब जाती हैं अपने विद्यालय में, अपनी जो भी कक्षा उन्हें मिलती है, वो जब पढ़ाने जाती हैं, तो बच्चों को शिक्षित करने के साथ-साथ उनकी प्रतिभाओं को भी निखारती हैं। तो अभी तक आपने अपने विद्यालय में कितने ऐसे बच्चों को पाया है, जिनके अंदर विभिन्न तरह की प्रतिभाएँ हैं और किस तरीके से आपने उन्हें निखारा है? जी, जब मैं विद्यालय में एंट्री करती हूँ, अपनी कक्षा में जाती हूँ, नई कक्षा जैसे अभी हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है अप्रैल से, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने परख लिया है, कौन नृत्य में जाएगा, कौन म्यूजिक में जाएगा, कौन पढ़ने में अच्छा है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो एकेडमिक में भी अच्छे हैं, नृत्य में भी अच्छे हैं, म्यूजिक में भी अच्छे हैं, किसकी पेंटिंग अच्छी है, तो उस तरीके से उनको निखारा जाता है। और विभाग की तरफ से भी हमें मौके मिलते हैं, हर साल हम लोग की ब्लॉक रैली होती है, जनपद रैली होती है, तो मैं उन बच्चों को बोल के रखती हूँ, भाई जब तक मैं हूँ इस विद्यालय में, मैं आप लोग को जो भी मौके मिलेंगे मंच पे पहुँचने के, मैं वो ज़रूर कोशिश करूँगी वहाँ तक आप लोग को पहुँचाने की, और मैं वो करती भी। वाह! ये तो बहुत ही शानदार बात है और इसलिए आज मदर्स डे पे संगीता जी हमारे साथ हैं। वो क्योंकि एक सिर्फ़ माँ नहीं, शिक्षिका नहीं, बल्कि वो एक मार्गदर्शन भी है और हमारे इस मंच पे एक प्रेरणा स्रोत के भी रूप में खड़ी हैं। तो आदरणीय हम चाहेंगे कि एक और प्रस्तुति हम सभी के नाम हो जाए। आज मदर्स डे है और आप विभिन्न विषयों पे रचना लिखती हैं, तो अपने एक शब्दों के भंडार से कुछ शब्द हमारे बीच रखें। जी। युवाओं के लिए मेरा एक संदेश है स्वरचित, अभी थोड़ी देर पहले मैंने 4 पंक्तियों में लिखा है कि करके खुद को मॉडर्न वर्ल्ड में अपडेट, ना समझो अपनी संस्कृति, विरासत, परंपराओं को आउटडेट। ईमानदारी, इंसानियत का रास्ता चुनो, कुछ ऐसे अपने नए भारत के सपने को बुनो। बहुत ही शानदार मतलब आप संक्षिप्त रचना लिखती हैं, लेकिन जो लिखती हैं वो बहुत बेहतरीन होती है। तो इस तरह के विचार आपके मन में कब आते हैं? ऐसी क्या गतिविधि आप करती हैं जिस वक़्त आपके जैसे कहा जाता है कि महिलाएँ जब ज़्यादा व्यस्त होती हैं किचनों में या फिर किसी अन्य गतिविधि में, तो उनके पास शब्दों का बहुत मतलब चयन होते रहता है। तो आप किस वक़्त अपनी रचना लिखना पसंद करती हैं? मेरी रचना एट रैंडम मेरे को जब मेरा जैसे कि स्कूल में भी हूँ मैं, तो बच्चे बच्चे की क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, मुझे बच्चों से रिलेटेड कुछ लिखना है, कुछ एकदम से आ गया विभाग की तरफ से, तो बस कॉपी होनी चाहिए, हाथ में पेन होना चाहिए, और अपने आप रचनाएँ निकलती रहती हैं। रात में जब मेरा बच्चा सो जाता है, उस वक़्त मुझे जब ज़रूरत पड़ती है कि मुझे कुछ लिखना है, कहीं से मुझे आया है ऑफ़र, तो मैं उस समय अपनी रचनाएँ लिखती हूँ। और बस मुझे लगता है कि एक कवयित्री या साहित्यकार के हाथ में एक कलम और एक कलम और कॉपी होनी चाहिए कुछ लिखने के लिए, और रचनाएँ अपने आप निकलने लगती हैं। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि अब आप आज के युवा को कैसा होना चाहिए और वो वर्तमान में कैसा है, इस विषय पे कुछ बताएँ? आज के युवाओं को देखिए अपनी प्रकृति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। मैं अपने छात्रों छात्रों को भी यही संदेश देती हूँ कि ठीक है, हमारे किताबी ज्ञान के साथ-साथ हमें हमारे आस-पास के व्यवहार, हमें एक मतलब मैंने रोज का एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखा है, मॉरल वैल्यूज़ ज़रूर सिखाती हूँ उनको मैं, कि हमें अपने बड़ों के प्रति कैसा होना है, हमें अपनी प्रकृति के प्रति कैसा होना है, हमारे राष्ट्र के प्रति कैसा होना है। कैसा जबकि होना है? आज के युवा मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इनडिसिप्लिन्ड है बहुत सारी चीज़ों को लेके, और ये इनडिसिप्लिन मुझको लगता है कि मैं पूरी तरीके से ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को ही दोषी मानती हूँ। और क्योंकि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पूरी तरीके से बच्चों को सिर्फ़ एकेडमिक ज्ञान की तरफ, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ही ले जाने की तरफ
पूरी तरह घुसे हुए हैं। जबकि हमको चाहिए कि हम उन्हें संस्कार, प्रकृति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित करें। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि जब आप एक निस्वार्थ भाव से किसी भी क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं, तो जी, ऑटोमैटिक आप अपने राज्य के लिए, आप अपने राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। और बिल्कुल हमारे युवा जो हैं वो भविष्य हैं, तो हमारे युवाओं को कैसे सुरक्षित करना है, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया उनको बहुत भटकाता भी है, तो उन्हें सुरक्षित भी करना है और उन्हें सही राह दिखाना है। तो संगीता जी, बहुत ही खास बातचीत हुई आपसे, बहुत विषयों पे हमारी चर्चा हुई। तो अब हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ कहें, क्योंकि वो लगातार आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी भी। श्रोताओं के लिए मेरा यही संदेश है कि हमें एक ही जीवन मिला है, तो जीवन ने आपको जो भी दिया है उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए और बिना दूसरे से अपना कंपैरिजन किए बिना, दूसरे को प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करिए। जो भी करना है आप अपनी फुल ऑफ लाइफ, पैशन के साथ, प्योर ब्लिस के साथ उसको कीजिए। और लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। आपकी लाइफ में कुछ भी है उसको एक्सेप्ट करिए, पॉजिटिवली पैशन के साथ अपनी लाइफ में उस चीज के साथ जुड़ जाए। जो भी आप कर रहे हैं उसको पॉजिटिवली, पॉजिटिव एनर्जी के साथ करिए। बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए, आज मदर्स डे पे हम लोग खास बातचीत कर रहे थे श्रीमती संगीता यादव जी से, जो मऊ से हमारे बीच जुड़ी थी। और उन्होंने विभिन्न विषयों पे हमारे साथ बातचीत की है और बहुत सारी ऐसी जानकारी दी है जो शायद हमें भी नहीं पता थी। तो चलिए, आज का ये इंटरव्यू यही समाप्त करते हैं और मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए शख्सियत के साथ, एक नई पहचान के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो को खूब सारा प्यार दे। मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद मैम।